प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो क्या ना आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों हम एक बैच अनाउंस किए थे केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 1.0। तो इस कोर्स का पहला लेक्चर सॉलिड स्टेट पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स का दूसरा लेक्चर सॉलिड स्टेट पार्ट 2। तो आइए हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट पार्ट 2 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो क्रिस्टल लैटिस को समझने से पहले आपको हम ये बता दें कि एटम को क्या नाम पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे प्यारे बच्चों? पॉइंट। अभी क्या है ना, इस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस को समझने से पहले हम क्या ना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या ना आपको हम बोले कि आपको बहुत सारे हम क्या ना गेंद दे दिए, गेंद, इस गेंद को आप अरेंज कीजिए 3D में या स्पेस में। तो आप कैसे अरेंज कीजिएगा? पहले बॉल का एक लेयर बिछाइएगा, एक कॉलम, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे एक लेयर तैयार कीजिएगा। फिर से क्या ना उस लेयर के ऊपर बॉल का फिर से एक लेयर आप रखिएगा। फिर क्या ना उस लेयर के ऊपर बॉल का फिर एक लेयर रखिएगा। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा कुछ ऐसा बन के तैयार होगा और उसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे क्या ना बॉल को एज ए हम पॉइंट कंसीडर किए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर इसमें क्या है ना एक लेयर सबसे ऊपर हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक लेयर हमको दिख रहा है, तो इसके नीचे भी क्या होगा, ये दूसरा लेयर होगा, फिर इसके नीचे ये क्या होगा, तीसरा लेयर। मतलब कि हर एक लेयर के ऊपर लेयर है। अब क्या है ना, तो हम यहाँ पे इस क्रिस्टल लैटिस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। मतलब कि एक पॉइंट का, यहाँ पे हम पॉइंट किसको बोलते हैं? एटम को। जब क्या ना पॉइंट्स को क्या ना रेगुलर हम 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं स्पेस के अंदर, तो क्या है ना मेरे सामने क्या ना क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम क्या ना इस क्रिस्टल लैटिस को समझने से पहले इसके छोटा सा पोर्शन, मतलब कि छोटा सा भाग लैटिस को समझते हैं, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस को समझने के लिए हमें लैटिस समझना जरूरी है प्यारे बच्चों। तो एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं लैटिस के बारे में। अब क्या है ना, ये लैटिस आखिर है क्या? तो ये लैटिस जो है ना क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा भाग है, मतलब कि स्मॉल पोर्शन है। सबसे पहला भाग ये क्या है ना स्मॉल पोर्शन किसका है प्यारे बच्चों? ये जो लैटिस है, ये जो लैटिस है स्मॉल पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का। अब बोलिएगा आप क्या कि सर इसको हम स्मॉल पोर्शन क्यों बोले क्रिस्टल लैटिस का? तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्या है ना एक दीवार है ना, ऐसा कुछ दीवार है, 3D में होगा, यहाँ पे 2D में बनाया है। इस दीवार में क्या है ना बहुत सारे पिलर्स है इस तरह से। अब आपसे हम ये पूछे कि आप हमको ये बताइए कि ये दीवार किस चीज से बना है? तो बोलिएगा सर बहुत सारे पिलर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ये एक पिलर क्या है ना, ये एक पिलर क्या है ना इस दीवार का छोटा भाग है, मतलब कि स्मॉलेस्ट पोर्शन है। तो उसी तरह से जो ये क्रिस्टल लैटिस है प्यारे बच्चों, इस तरह के बहुत सारे लैटिस से मिलकर बने होते हैं। जो ये क्रिस्टल लैटिस है इस तरह के बहुत सारे लैटिस से मिलके बने होते हैं, जिसमें से एक लैटिस निकाल के हम साइड किए। अब हम पढ़ेंगे इस लैटिस के बारे में। यहाँ पे इस लैटिस के अंदर आप क्या ना पॉइंट देख रहे होंगे इस तरह से, रेड और ब्लू कलर का कुछ पॉइंट है। ये हम ब्लू को भी क्या कर रहे हैं, रेड कर दिए, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। आइए हम समझते हैं कि लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ये तो आपको बात पता है कि क्रिस्टल लैटिस में जो ईच पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। इसके आगे ईच पॉइंट ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल होगा। ईच लैटिस पॉइंट ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि कहने का अर्थ है प्रत्येक लैटिस साइट जो होते हैं वह क्या है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि अवयवी कण से घिरे होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम आयन मॉलिक्यूल, मतलब कि कहने का अर्थ है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम हो सकते हैं प्यारे बच्चों,
मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते हैं। अब क्या है ना, यहां पे अगर हम देखें इस लैटिस को, फिर से आते हैं लैटिस के ऊपर, इस लैटिस को हम देखें तो इस लैटिस के अंदर हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है ना, एक छोटा सा डिफाइंड स्पेस है, ये स्पेस क्यूब टाइप के। अब क्या है ना, इसी टाइप के फिर से डिफाइंड स्पेस क्या है ना, यहां पे है कुछ ऐसा, ये फिर इसी टाइप का डिफाइंड स्पेस क्या है ना, इसके ऊपर भी है यहां पे प्यारे बच्चों, फिर क्या है ना इसके इस साइड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो छोटा पार्ट है, ये जो छोटा पार्ट दिख रहा था यहाँ पे, ये जो छोटा पार्ट यहाँ पे दिख रहा था, ये जो यहाँ पे छोटा पार्ट दिख रहा था, ये वाला, ये इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके क्या है ना, ये लैटिस बना हुआ है। तो इस छोटा पार्ट को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, यूनिट सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल होते हैं, उस यूनिट सेल को बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो बनता है लैटिस, और इस लैटिस को बार बार रिपीट करके क्या बनाते हैं हम, क्रिस्टल लैटिस। तो आइए हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों यूनिट सेल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है ना यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन क्रिस्टल लैटिस। किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट होता है, जिसको बार बार रिपीट करके क्या है ना हम लैटिस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। इट हैज ऑल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। कहने का अर्थ है क्रिस्टल के सभी संरचनात्मक गुण इसके अंदर पाया जाता है। अब क्या है ना, आगे है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल के हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या ना लिखा हुआ है, देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या है ना, 6 पैरामीटर क्या होते हैं, 6 पैरामीटर में से 3 जो होता है उसको बोलते हैं एज लेंथ। एज लेंथ क्या होगा, वो ए हो सकता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब क्या है ना, जैसे यहाँ पे यूनिट सेल आपके सामने बना हुआ है, इस यूनिट सेल के अंदर ये ए जो है ना एज लेंथ हो गया, बी क्या है ना इसका दूसरा एज लेंथ हो गया, और सी क्या हो गया इसका तीसरा एज लेंथ हो गया। अब क्या है ना, तो 3 तो ये पैरामीटर हो गया एज लेंथ, और 3 होता है एंगल्स बिटवीन द एजेस, मतलब कि किनारों के बीच का कोण। तो सबसे पहले ए के सामने का कोण जो होता है ना अल्फा, जो बी और सी और बी के बीच होते हैं। बी के सामने का कोण होता है बीटा, जो ए और सी के बीच होता है। और सी के सामने का कोण होता है प्यारे बच्चों गामा, जो ए और बी के बीच होता है। तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, जिनमें 3 होता है एज लेंथ ए बी सी, और 3 होता है एक्सियल एंगल अल्फा बीटा, एंगल बिटवीन एजेस अल्फा बीटा गामा। अब क्या है ना, इस पैरामीटर के बेस पे हम अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो अलग अलग यूनिट सेल के पैरामीटर के बेस पे होते हैं। मान लीजिए क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल सिस्टम, हम क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे। एज लेंथ मतलब कि या एक्सियल लेंथ डिस्टेंस किसका, यूनिट सेल का, ये एक्सियल एंगल है, मतलब कि उसके बाद क्या ना पॉसिबल वेरिएशंस या ब्रेविस लैटिस इसको बोलते हैं। अब मान लीजिए क्या है ना, सबसे पहले हम ये बोले आपको कि हम एक ऐसा यूनिट सेल लिए जिसका ए बी सी तीनों भुजा आपस में बराबर है, मतलब कि तीनों किनारा आपस में बराबर है। तो उसके साथ अल्फा बीटा गामा ये भी 90 है प्यारे बच्चों। तो उस यूनिट सेल को अगर हम 3D में रेगुलर अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के बाद जो हमें क्या है ना क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। और इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में 3 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं, और इस क्रिस्टल सिस्टम को बोलते हैं मस्ट सिमेट्रिकल होते हैं, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा, एक ऐसा यूनिट सेल लिए जिसका ए बराबर बी है और बराबर नॉट सी है, मतलब कि ए और बी आपस में बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा ये तीनों प्यारे बच्चों 90 है। उस तरह के यूनिट सेल को बार बार अगर हम स्पेस के अंदर अरेंज करके एक क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे, तो उससे जो बनने वाला क्रिस्टल सिस्टम होगा उसको बोलेंगे टेट्रागोनल। और इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर टोटल 2 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। अगला हम बात करते हैं, अगर ए बराबर नहीं है बी और बराबर नहीं है सी, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर है, और इस टाइप के यूनिट सेल को लेके हम बारी बारी से अगर अरेंज करते हैं 3D में,
तो जो क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा उसको बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक। और इस ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 पॉसिबल ब्रेविस लैटिस होते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन आने की चांस है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज मैक्सिमम ब्रेविस लैटिस, तो क्या होगा आंसर ऑर्थोरोम्बिक। तो यहां पे क्या होता है, इसके अंदर होते हैं प्यारे बच्चों मैक्सिमम ब्रेविस लैटिस इसी के अंदर होते हैं, ठीक ना। अब क्या है ना, इसके जस्ट अगर हम आगे बात बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, ए बराबर बी होगा, सी बराबर नहीं होगा, अल्फा बराबर बीटा 90 और गामा 120 के बराबर होगा। अगर इस तरह के यूनिट सेल को अगर हम बार बार अरेंज करें और अरेंज करने के बाद जो हमें क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा उसे हम बोलेंगे हेक्सागोनल। अब ये क्या है, ए बराबर बी बराबर सी होगा, एक ऐसा यूनिट सेल जिसका ए बी सी मतलब कि तीनों ईच का लेंथ क्या होगा, बराबर है। अल्फा बीटा बराबर नहीं है 90 के। और इस तरह के यूनिट सेल को अगर हम बार बार अरेंज करें और उससे जो क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा उस क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलेंगे ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। और इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में एक क्या है ना, ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। अगला, अगर मान लीजिए कि यूनिट सेल मेरे सामने है, उस यूनिट सेल का ए बराबर बी बराबर नॉट सी है प्यारे बच्चों, और अल्फा बराबर गामा 90 है और बीटा क्या है ना 90 के बराबर नहीं है, तो इस तरह की यूनिट सेल को अगर हम बार बार क्या ना स्पेस में रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने के बाद जो क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा उसको हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक। और इस मोनोक्लिनिक के अंदर 2 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। अगला, मान लीजिए मेरे सामने के ऐसा यूनिट सेल है जिसका ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, अल्फा बराबर नहीं, बीटा बराबर नहीं, गामा बराबर नहीं 90। तो इस तरह के क्या है ना यूनिट सेल को अगर हम बार बार क्या है ना स्पेस में क्या है ना रिपीट करके क्रिस्टल सिस्टम बनाए तो उससे जो हमें क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइक्लिनिक। और ये क्या होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। मस्ट अनसिमेट्रिकल होते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या ना, यहाँ पे तो अभी तक हम 2-3 वीवीआई टर्म देख लिए, इंपॉर्टेंट टर्म कि मस्ट सिमेट्रिकल कौन होते हैं, क्यूबिक, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्यूबिक के अंदर क्या है ना, ब्रेविस लैटिस का संख्या क्या होता है 3, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस है। सबसे ज्यादा किसके अंदर होते हैं ब्रेविस पॉसिबल ब्रेविस लैटिस, तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। उसके बाद मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, तो ये ट्राइक्लिनिक होते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये होते हैं 7 प्यारे बच्चे। और टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस जो होता है, टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये होते हैं 14, क्योंकि 3 तो इसमें हो गया, 3 2 5 4 9 1 10 11 13 1 14 होते हैं। तो आइए क्या है ना, इस पे बेस्ड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहला है द लैटिस साइट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय। अगर मान लीजिए आपके सामने एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस है, उस लैटिस के अंदर लैटिस साइट पे कौन प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट हो सकते हैं, आयन भी प्रेजेंट हो सकता है, एटम भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने है इन अ क्रिस्टल द एटम्स आर लोकेटेड एट द पोजीशन बिट। मान लीजिए आपके सामने कोई क्रिस्टल लैटिस है, उसके क्या लैटिस पॉइंट में जो एटम होता है ना वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसके जस्ट अगर हम आगे बढ़ते थे, यहाँ पे है द टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। अब क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन करा है द टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। देखिए अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ कितने लैटिस क्या ना पॉसिबल है, तो 14, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस प्यारे बच्चों। तो इसके जस्ट आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे क्या है ना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे करा कि द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर जो ब्रेविस लैटिस का संख्या होता है प्यारे बच्चों 3 होते हैं। इसके जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, यहाँ पे करा कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल हैज डायमेंशन। ट्राइक्लिनिक ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है और इसका ए बी सी ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, अल्फा बीटा बराबर आपस में नहीं होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और ये 90 के भी बराबर नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। अब क्या है इसका आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस
इसमें से कौन ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके पास सबसे ज्यादा पॉसिबल ब्रेविस लैटिस होते हैं? तो आपको बोले थे ऑर्थोरोम्बिक प्यारे बच्चों। अभी क्या है, यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तक करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होते हैं? तो क्यूबिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कहने का अर्थ होता है ट्राइक्लिनिक होता है, जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे क्या है गया VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब क्या है ना, हम क्रिस्टल लैटिस देखें, क्रिस्टल लैटिस के बाद देखिए लैटिस, लैटिस के बाद देखिए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के बाद देखिए हम क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव देखिए प्यारे बच्चों। अब क्या है ना, उस पे बेस्ड क्या है ना दो सब्जेक्टिव, जिसमें से ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का क्या सार्थकता है, और दूसरा डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिवर्सल। इसका चांस तो कम है लेकिन इसका चांस बहुत ज्यादा आने का है, तो दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या है ना इजी टेलीग्राम पे जाइए, इजी केमिस्ट्री सीतामढ़ी सर्च करके उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप मैसेज कीजिए, आपको हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्यारे बच्चों। तो अभी क्या है ना हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभी क्या है ना यूनिट सेल का हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप जो यूनिट सेल का होता है वो होता है प्यारे बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम आखिर प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे? उसी प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं SCC। यहाँ पे है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसी बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्यारे बच्चों। अब क्या ना प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे? मान लीजिए क्या ना आपके सामने एक यूनिट सेल है, जैसे क्या ना ये मेरा फोन यूनिट सेल है, इसमें कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर क्या ना इस यूनिट सेल के अगर 8 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 कॉर्नर पे क्या है ना एक एक एटम प्रेजेंट है, तो इस यूनिट सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। या हम ये भी बोल सकते हैं मतलब कि वैसा यूनिट सेल जिसके सिर्फ ईच कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव के बाद होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक ऐसा यूनिट सेल जिसके ईच कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट हो, उसके अलावा किसी अदर जगह पे भी प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। जिसमें सबसे पहला आता है बॉडी सेंटर्ड। कहने से आपको पता चल रहा है बॉडी सेंटर्ड मतलब कि एक कहां पे होगा? बॉडी के सेंटर पे। तो कहने का अर्थ है ईच कॉर्नर पे एक एक एटम होगा प्यारे बच्चों। ईच कॉर्नर पे यहां देखिए ये आपका कॉर्नर, ये 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 कॉर्नर, मतलब कि टोटल 8 कॉर्नर पे है। इसके अलावा बॉडी के सेंटर पे कितना है प्यारे बच्चों? 1 है। इसका 3D डायग्राम यहाँ है, आप देख सकते हैं कि ईच कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अगला क्या है ना आपके सामने है फेस सेंटर। तो कहने से पता चल रहा है फेस सेंटर मतलब कि कॉर्नर के अलावे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है ना ये देखिए सब कॉर्नर पे यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एक फेस ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 फेस हो गया। उस साइड वाला फेस 3 और जस्ट के अपोजिट 4, एक है ना पीछे वाला फेस 5, एक आगे वाला फेस कितना 6। तो अब क्या है इसके बाद आता है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल हम उस यूनिट सेल को बोलते हैं प्यारे बच्चे जिसके इच कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा, उसके अलावा 2 अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होगा। अब क्या है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है आइटम। इसके अलावा यहाँ पे एक फेस और ऊपर वाले फेस पे तो नीचे वाला पे, अगर इस साइड वाले फेस पे होता तो इधर इस साइड वाला फेस पे होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। यहाँ पे आपका यूनिट सेल क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम देखते हैं क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब क्या है ना हम कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर कहते किसको है? तो क्या है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि मान से कोई एक एटम है, उसके पड़ोस में कितना एटम है, मतलब कि अपने पड़ोसी कितने एटम को एटम टच कर रहा है, वही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मान लीजिए कोई एटम है, अगर अपने पड़ोसी 2 को टच किया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्यारे बच्चों 2 होगा। कोई एटम अगर है, अगर अपने पड़ोसी क्या है ना 3 को टच किया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एटम के पड़ोसी एटम जो उसको टच कर रहा है, उसको छू रहा है, उस एटम की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहला यहाँ पे है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो अगर आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है प्यारे बच्चों, तो आप क्या है ना कॉर्नर वाले एटम को देखिए, जो एटम कोना पे प्रेजेंट है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना ये कोना पे एटम है ना। चलिए
ये इस एटम को अगर आप देखिएगा तो देख रहे होंगे कि सर ये एटम नीचे वाले एक को टच कर रहा है। अब बताइए जब ये एटम नीचे एक एटम को टच कर रहा है तो क्या इसके ऊपर भी तो एक एटम होगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ये जो एटम है फिर क्या है इस पीछे वाले एक एटम को टच कर रहा है, तो क्या ये यहां जस्ट इसके आगे जो एटम होगा आगे उसको टच करेगा। इस साइड वाले एटम को टच कर रहा है तो इधर वाले भी एटम को टच कर रहा है। तो 1 2 3 और 3 क्या ना, जैसे कि 3, उसके बाद क्या ना 1 2 3 को टच किया, तो 3 को तो इसमें टच किया और इसके जस्ट इधर 4 को, इधर 5 को, इसके जस्ट ऊपर कितना को 6 को टच करेगा प्यारे बच्चों। तो कॉर्नर के एटम को देख करके हम प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ये होगा प्यारे बच्चों 6 होगा। अब इधर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर। तो अगर आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, मतलब कि उप सहसंयोजन संख्या, तो आप उसके बॉडी सेंटर पे जो प्रेजेंट है उस एटम को देखिए। तो ये जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है ये वाला एटम, ये 8 कॉर्नर के एटम को टच करता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 8। अब हम बात करते हैं अगला जो आपके सामने है फेस सेंटर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फेस सेंटर का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आप फेस के सेंटर पे जो प्रेजेंट है उस एटम को देखिए। तो इस एटम को अगर आप देखते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या ना बात करते हैं, ये जो एटम है इस क्या है ना इस चारों कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4 तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 और 1 2 और यहाँ पे 3 और एक पीछे वाले फेस के एटम को 4 को यहाँ पे टच कर रहा है। और जब क्या है ना 4 को इस साइड टच कर रहा है तो इस साइड भी कितना को टच करेगा प्यारे बच्चों 1 2 3, 4 को इधर भी टच करेगा। तो 4 को क्या ना पीछे टच किया, 4 को आगे 8 और 4 को क्या ना कॉर्नर वाले को, तो 8 4 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 12। तो आप क्या ना इसमें क्या ना खास करके आप बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या ना प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिए। ये क्या ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी, अब क्या ना इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या ना टॉपिक जो आपका है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब कि पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको क्या है ना पर यूनिट सेल में प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक बात जान लीजिए। यहाँ पे क्या है ना ये यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है प्यारे बच्चों। तो यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर होते हैं प्यारे बच्चों, कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों 8 कॉर्नर होते हैं। उसके बाद फेस कितने होते हैं, तो 1 2 3 4, एक पीछे वाला एक आगे वाला, 4 2 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं फेस 6 फेस होते हैं प्यारे बच्चों। उसका एक और चीज आप जान लीजिए कि बॉडी सेंटर कितना होता है, बॉडी का सेंटर। तो बॉडी सेंटर का बात करें तो प्यारे बच्चों इसके अंदर बॉडी का एक सेंटर होगा, मतलब कि इसके अंदर एक बॉडी सेंटर होगा। तो बॉडी सेंटर होते हैं प्यारे बच्चों एक बॉडी सेंटर होते हैं एक मिनट सॉरी, बॉडी सेंटर होते हैं प्यारे बच्चों एक होते हैं। आइए तो हम ये समझ के कि किसी यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर 6 फेस और एक बॉडी सेंटर होता है। अब आइए जरा हम इस यूनिट सेल को नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखने से पहले हम बढ़ते हैं किधर प्यारे बच्चों इस क्रिस्टल लैटिस की तरफ, मतलब कि लैटिस की तरफ। यहां पे क्या ना अगर आप देख रहे होइएगा तो ये क्या है एक कंप्लीट क्या है ना आपके सामने यूनिट सेल है, ये वाला ये यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल के अंदर हम ये देखें कि पहले तो हम कॉर्नर वाले को देखेंगे फिर फेस को देखेंगे। ये यूनिट सेल आपके सामने है ना, ये हम रेड से ड्रॉ कर दिए, एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल का जो ये वाला कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे जो एटम है वो कितने एटम को टच, कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है। तो ये तो पहला तो इस कॉर्नर के इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे है तो इस यूनिट सेल को टच करेगा ये एटम। दूसरा ये अपने पड़ोसी इस यूनिट सेल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों, कर रहा है। तीसरा बात ये जो एटम है अपने इस यूनिट सेल के पीछे वाले यूनिट सेल वाले कॉर्नर को टच कर रहा है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर को ये टच कर रहा है। चौथा बात कि ये जो एटम है इस जिस यूनिट सेल में है उस यूनिट सेल के जस्ट पीछे वाले यूनिट सेल के एटम को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों, कर रहा है। तो उस तरह से हम इसी तरह से देखें कि अपने एक सरफेस में, मतलब कि
एक लेयर में ये एटम कितने को टच किया, 4 को टच किया। एक लेयर के अंदर ये कितने को टच किया प्यारे बच्चों, 4 को टच किया। देखिए फिर से यहां पे क्या ना, ये जो एटम है, ये जो एटम है इस यूनिट सेल के कॉर्नर को टच किया, दूसरा इस यूनिट सेल के एटम कॉर्नर को टच किया, इसके कॉर्नर को और इस नीचे वाले के कॉर्नर को। तो 4 तो इस पहले क्या ना लेयर में टच किया, उसके बाद 4 कहां पे, ऊपर वाले लेयर में टच करा। तो मतलब कि कॉर्नर के एटम जो होते हैं वह 8 यूनिट सेल में सटा होता है, मतलब कि 8 यूनिट सेल में सटल रहता है। जब 8 में सटल रहता है तो हम ये बोलेंगे इसका जो कॉर्नर का जो मतलब होते हैं कॉर्नर वाले एटम वो होते हैं शेयर्ड इन 8 यूनिट सेल। ये कितने यूनिट सेल होते हैं प्यारे बच्चों, 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं, ठीक ना। उसके बाद बताइए जब एक एटम ये जो है ना, ये अपने पड़ोसी 8 यूनिट सेल, 4 तो इस लेयर में और 4 कहां पे, ऊपर लेयर को टच कर रहा है। तो अगर एक एटम 8 यूनिट सेल को टच किया तो बताइए एक को कितना मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके पास क्या ना एक सेब है, उसको 8 में बांटना है तो एक को कितना दीजिएगा, 1/8। उसी तरह से यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, एक एटम है, इस एक एटम को हमको 8 यूनिट सेल में बांटना है तो एक को मिलेगा 1/8। तो हम ये बोलेंगे कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल मतलब कि एक यूनिट सेल के अंदर वो होता है 1/8। आइए हम बात करते हैं फेस का। अगर हम बात करें फेस का प्यारे बच्चों, तो यहां पे फेस का अगर हम बात करते हैं, फेस का बात करें तो अगर इस फेस पे जो एटम होगा ये तो पहले इस यूनिट सेल को टच करेगा, इस वाले यूनिट सेल को, और दूसरा इस यूनिट सेल का जो ऊपर यूनिट सेल है, ये वाला यूनिट सेल इस यूनिट सेल को टच करेगा कि नहीं करेगा टच। तो इस फेस पे जो एटम है वो 2 यूनिट सेल को टच कर रहा है, एक तो इस यूनिट सेल को और दूसरा इसके ऊपर वाले यूनिट सेल को टच कर रहा है। अब क्या ना 2 यूनिट सेल को टच करा तो हम ये बोलेंगे कि जो फेस पे एटम होता है वह 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं, मतलब कि 2 यूनिट सेल के बीच साझेदार होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे शेयर्ड इन 2 यूनिट सेल। ये कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं प्यारे बच्चों, 2 यूनिट सेल में। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल पर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2 प्यारे बच्चों। अब बताइए जब कोई एटम है वो 2 यूनिट सेल में साझेदार है तो एक को कितना मिलेगा, आधा, दूसरे को मिलेगा आधा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर इस बॉडी के अंदर कोई यूनिट सेल है, इस बॉडी के अंदर कोई एटम है तो सिर्फ क्या है इसी यूनिट सेल को टच करेगा, किसी दूसरे को में वो टच नहीं करेगा। तो जो बॉडी सेंटर होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है शेयर्ड इन 1 यूनिट सेल। ये क्या है एक यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं प्यारे बच्चों, और इसका कंट्रीब्यूशन होता है कंट्रीब्यूशन 1 होता है पर यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल पर यूनिट सेल प्यारे बच्चों। तो अभी तक हम ये समझे कॉर्नर पे जो एटम होगा 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, एक को मिलेगा 1/8। फेस पे जो एटम होगा 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, एक को मिलेगा 1/2। और बॉडी के सेंटर पे जो एटम होगा वह 1 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा और एक को मिलेगा प्यारे बच्चों 1। कोई दिक्कत? तो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, क्योंकि बिना इसको समझे आप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर निकाल देते तो आपको क्या ना उतना अच्छा समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या ना सबसे पहले एससीसी है। इससे पहले एक चीज और हम देख लेते हैं कि इसी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। आ जाइए, तो अब क्या नाम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला है एससीसी। अब क्या है एससीसी में अगर हम जेड इफेक्टिव निकाले, जेड इफेक्टिव निकाले प्यारे बच्चों, मतलब कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो हम ये कहेंगे इसके 8 कॉर्नर पे कितना एटम है? 8 एटम है। 8 कॉर्नर से यहाँ पे 8 कॉर्नर से, और 1/8 इसका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 1/8 होते हैं प्यारे बच्चों, इसका कंट्रीब्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे जो एटम होगा 8 से 8 गया तो बच जाएगा कितना प्यारे बच्चों? 1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ताकि कहने का अर्थ है प्रिमिटिव यूनिट से लेके अंदर अगर हम जेड इफेक्टिव का बात करें तो यहाँ पे 8 कॉर्नर पे एक एटम,
तो 8 कॉर्नर्स हो गया। एक कॉर्नर से कितना मिलेगा 1/8, तो 1/8 से गुना करते तो मिला 1। अब हम बात करते हैं एफसीसी के लिए जेड इफेक्टिव। तो एफसीसी के लिए अगर हम जेड इफेक्टिव का बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या ना 8 इंटू क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी 8 कॉर्नर हो गया, 8 कॉर्नर से इंटू क्या जाएगा 1/8 इसका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्लस में कॉर्नर के अलावा भी कहीं पे एटम है तो फेस पे है। कितने फेस पे है 6 फेस पे है, तो 6 फेसेज है, 6 फेसेज है इंटू 1/2 इसका क्या है प्यारे बच्चों कंट्रीब्यूशन है। तो अब बताइए 8 से 8 कट के कितना हो जाएगा 1 और ये 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 कितना हो गया 4 हो गया। अब हम बात करते हैं बीसीसी के। बीसीसी में क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव का, सिमिलरली 8 कॉर्नर पे क्या है एक एक एटम है, तो 8 इंटू हो जाएगा 1/8, क्या है कि 8 कॉर्नर कितना देगा 1/8 देगा, प्लस बॉडी के सेंटर पे कितना है 1, तो बॉडी का सेंटर पे एक एटम है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए 2। हम बात करते हैं ईसीसी के लिए। तो ईसीसी में क्या है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या ना 8 कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव बराबर हो जाएगा 8 कॉर्नर पे आता 8 कॉर्नर से, कितने कॉर्नर से प्यारे बच्चों 8, और हर कॉर्नर से मिलेगा 1/8। कॉर्नर वाला के लिए क्या करेंगे 8 इंटू 1/8, क्या है कि 8 कॉर्नर होते हैं जिसमें से एक कॉर्नर को जो हिस्सेदारी मिलता है वह मिलता है कितना प्यारे बच्चों 1/8 मिलता है। अब क्या 2 अपोजिट फेस पे है, तो यहाँ पे 2 फेस पे है तो 2 हो गया, ऊपर वाले फेस पे और नीचे वाले फेस पे, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है प्यारे बच्चों 1/2, तो ये कट गया, इसके लिए हो गया 2। तो हम ये याद रख, आप लोग बस ये याद रखिए कि एससीसी के पर यूनिट सेल में 1 एटम, एफसीसी के पर यूनिट सेल में 4 एटम और बीसीसी के पर यूनिट सेल में 2 एटम प्यारे बच्चों, और ईसीसी के पर यूनिट सेल में 2 एटम। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस यूनिट सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो वह आंसर क्या है हमारे एफसीसी है, कि एफसीसी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कह रहा है कि इन सिंपल क्यूबिक सेल ईच पॉइंट ऑन अ कॉर्नर इज शेयर्ड। मान लीजिए मेरे सामने कोई सिंपल क्यूबिक सेल है, उसके क्या ना उसके कॉर्नर पे पॉइंट है, वो पॉइंट कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, तो 8 में, अभी हम जस्ट देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। मान लीजिए फेस सेंटर्ड एक यूनिट सेल है, उसके फेस पे एटम है, तो वह एक यूनिट सेल में कितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा हिस्सेदारी, तो 1 बटा कितना होता है प्यारे बच्चों 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द बॉडी सेंटर्ड इज शेयर्ड बाय। मान लीजिए कोई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है और उस बॉडी सेंटर्ड के अंदर उसके बॉडी के अंदर में एक एटम है, तो बॉडी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1, और कितने में शेयर्ड होते हैं, तो 1 यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं। चलिए, Which of the following type of cubic lattice has maximum number of atom per unit cell? तो FCC होता है फेस सेंटर्ड, 4 एटम होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहा कि द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कितना होता है प्यारे बच्चों 4 फेस सेंटर्ड में। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना होता है प्यारे बच्चों 2 होता है। इसके जस्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है द टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड के लिए कितना होता है प्यारे बच्चों 2 होता है आंसर। अब क्या इसका है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस सेंटर्ड इज शेयर्ड बाय, कितने में 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे कहा कि Na एंड Mg क्रिस्टलाइज इन BCC एंड FCC। Na जो है प्यारे बच्चों BCC में है और Mg क्या है FCC में है। तो BCC के लिए जो होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है 2 और FCC के लिए होता है 4, तो 2,4, तो यहाँ पे आंसर डी। चलिए, अब क्या यहाँ पे कहा कि इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस सेंटर्ड इज शेयर्ड बाय, कितने होते हैं प्यारे बच्चों 2 में। पीछे भी ये क्वेश्चन था, रिपीटेड है। अब क्या यहाँ पे द नंबर ऑफ क्लोज नाइबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आइडेंटिकल स्फीयर। यहां पे क्या कर रहा है कि क्लोज नाइबर मतलब कि प्रोसी एटम, और प्रोसी एटम को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है प्यारे बच्चों 8। अब क्या इस टॉपिक के है VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहां पे है डिफाइन द फॉलोइंग यूनिट सेल एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल।
एससीसी को, बीसीसी को, एफसीसी को और ईसीसी का डिफिनेशन आप याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन क्या है ना वीवीआई है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि नया क्वेश्चन है, अभी इसको बोर्ड एग्जाम एक भी बार नहीं पूछा है, तो कहीं हो सके आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए और चांस भी आने का। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है। अब क्या है ना, अब हम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। आपसे आखिर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछे है कैसे, तो मान लीजिए क्या है ना, आपको क्वेश्चन में कहेगा कि ए एक एटम है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और बी एक एटम है जो फेस पे प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड का क्या है ना फॉर्मूला बता दीजिए। आपसे ये भी कहा जाएगा कि एक यूनिट सेल है जिसमें एटम एक्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एटम वाई बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो आप फॉर्मूला बता दीजिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे बताइएगा। तो फॉर्मूला के लिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड का। अगर हम बात करें तो सबसे पहला एटम आपको ए देगा, कोई एटम ए देगा या एटम एक्स भी यहाँ पे आपको दे सकता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इसका लेंगे नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन इनटू उसका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इसका देगा आपको एटम बी या एक्स देगा। फिर उसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन इनटू करते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब उसका साझेदारी। तो फॉर्मूला अगर आपको किसी कंपाउंड का आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान से जो एटम ए देगा उस एटम का नंबर ऑफ पोजीशन कि किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन का कितने नंबर, कितने संख्या, उस पोजीशन का संख्या कितना होता है यूनिट सेल के अंदर, फिर उसका कंट्रीब्यूशन। बी का फिर नंबर ऑफ पोजीशन कि उस पोजीशन का कितना संख्या होते हैं यूनिट सेल के अंदर, फिर उसका कंट्रीब्यूशन। जैसे हम बोल दिए कि ए है कहां पे, कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर पे है प्यारे बच्चों। ए जो है ईच कॉर्नर पे है और यहां पे जो बी है ये क्या है ना प्यारे बच्चों, बी जो है ईच फेस पे है, ईच फेस पे है। तो यहां पे अगर इसका हम फॉर्मूला बोले, फॉर्मूला निकाल दीजिए आप। तो अब हमको ये बताइए ए कहां पे है, ईच कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो 8 कर दिए, क्या कि नंबर ऑफ पोजीशन। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/8, क्या कॉर्नर वाला का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर वाला का हिस्सेदारी 1/8 होता है। तो 8 से 8 कट गया, उसका क्या ना बी कर रहा है कि ईच फेस, फेस कितना होते हैं प्यारे बच्चों, 6 फेस होते हैं यूनिट सेल के अंदर और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो यहाँ पे कट गया तो 3, तो हो गया AB3 टाइप उस कंपाउंड का क्या जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत, जैसे अब क्या है ना इसके बेस पे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे कहा कि अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय द एलिमेंट A and B. This is crystallized in cubic lattice when A are at the corner. A कहां पे प्यारे बच्चों, कॉर्नर पे है। तो A का क्या हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा 1/8 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, करा कि यहाँ पे क्वेश्चन करा कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट A and this is and B this is crystallized in cubic structure। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज है। A are at the corner, A कॉर्नर पे प्रेजेंट है मतलब कि कोना पे, तो 8 इंटू 8 कोना 1/8 कंट्रीब्यूशन। और B को क्या कर रहा है, एटम B are at the सेंटर ऑफ बॉडी, एटम B जो है ना बॉडी के सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर 1 होता है, कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है। 8 से 8 कट गया तो इसका हो जाएगा AB प्यारे बच्चों। चलिए अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A and B cubic structure in which A are each corner of cube, B atoms are at the face center। A को कह रहा है कि A are the each corner of cube, A क्या ना क्यूब के each corner पे है प्यारे बच्चों। each corner कहने का अर्थ क्या है ना, प्रत्येक कोना पे है, तो कोनों की संख्या लेंगे 8 और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। उसके बाद क्या ना बी को कह रहा है कि बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर, बी कहां पे प्यारे बच्चों, फेस के सेंटर पे। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ये कट गया तो हो जाएगा A1B3, तो A1B3 ये वाला आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से क्या है ना आपका जो सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 था ये भी कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद आप लोग के लिए लेकर के हम आएंगे सॉलिड स्टेट पार्ट 3, जिसके बाद क्या ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 1.5 के बाद पढ़ेंगे, और फिर उसमें क्या ना हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड क्या ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो इस तरह से क्या ना आप जुड़े रहिए और क्या ना पढ़िए अच्छे से, आपका रिजल्ट अच्छा होना क्या ना तय है। तो आज के लिए इतना ही।